फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नीट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इस सीरीज का 8वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं राजनय, ऑप्शन बी प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या फिर ऑप्शन डी युद्ध। सही उत्तर होगा राजनय। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा विमेल है? यानी गलत सुमेलित युग्म की पहचान करना है। आइए देखते हैं। कार्डवाइज संचार उपागम से संबंधित हैं, सही है। हॉन्स जे मार्गेंथाउ यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन बी भी सही है। थॉमस सेलिंग खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। मार्टिन चुबिक सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद से संबंधित नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? संचार सिद्धांत के जनक अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट विनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किसके अधिक व्यवस्थित है? तो सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, निशस्त्रीकरण। सामूहिक सुरक्षा सबसे अधिक शक्ति संतुलन से व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा पत्र अपनाया गया कब, किस सन में? आपके ऑप्शंस हैं 1945, 1961, 1949 या 1948। तो आपको याद होगा कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र में घोषणा पत्र अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। भारत अमेरिकी परमाणु सहयोग से संबंधित है मनमोहन सिंह, ताशकंद समझौते से संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री, शिमला समझौते से संबंधित है इंदिरा गांधी और पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है वो देश है इंडोनेशिया। वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना। यह वस्तुतः इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद सितंबर 1966 को वह फिर से यूएनओ का सदस्य बन गया। अगला प्रश्न है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए
किस संगठन की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? वो था दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसके 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1968, 1977, 1985 या फिर 1989। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा 1968। भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पहली बार भारतीय संसद में 1968 में पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति की पहचान करना है। वह कौन सी समिति है जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? समिति है ऑप्शन बी दिलीप सिंह भूरिया समिति। यह भारत सरकार द्वारा 1994 में गठित किया गया था और भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट 1995 में प्रस्तुत किया और समिति की सिफारिशों के आलोक में सन 1996 में संसद ने पेशा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? वो होती है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु वह जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी फ्रेडरिक टेलर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के पहले दशक में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी कि पंचायत का अगर चुनाव कराना हो तो इसका निर्णय कौन लेगा? पंचायती सरकार का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ये भी सही है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या रह चुका हो, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो या रह चुका हो, यही विकल्प गलत है।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग द्वितीय नवाचार है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। तो इनमें से 7S के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रेटेजी आता है, स्ट्रक्चर भी आता है, तो इसके अंतर्गत सपोर्ट सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना किया था? तो वो सन है 1887। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हैथोन प्रयोग निम्न में से किस काल का है? तो हैथोन प्रयोग 1924 से 1932 में हुआ था, यानी कि 1920 के दशक के आरंभ में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आदेश की एकता सिद्धांत अर्थात अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन में भी सिद्धांतों से शासित होता है? तो ऑप्शन ए लूथर गुलिक ने कहा है कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये फेमस कथन गिलक्राइस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णन नहीं है? तो चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल, राज्य दल, पंजीकृत दल की बात करता है, जबकि क्षेत्रीय दल की बात चुनाव आयोग के दलों के वर्गीकरण में नहीं आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? तो ये कहा है हरमन फाइनर ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि किस अधिनियम में सिक्कों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो सिक्कों को भी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ये कहना था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। प्रश्न है, किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य के विधान परिषदों को भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के 169 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शब्द कोलोजियम का संबंध है किससे? आपके ऑप्शंस हैं केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, केवल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश दोनों के न्यायाधीशों के नियुक्ति से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कोलेजियम जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
दोनों के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं। तो लोकसभा में एससी के लिए जो स्थान सुरक्षित हैं उनकी संख्या है 79। हालांकि अभी ये संख्या बढ़कर 84 हो गई है। तो याद रखें, एससी की जो संख्या है लोकसभा में वो वर्तमान में 84 है। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होती है सदस्य के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अनुसार विधानसभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति यानी जो कोरम होता है वो होता है सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। और अगला प्रश्न है, अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। तो अनुच्छेद है आर्टिकल 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो सीएजी को समाप्त करने का सुझाव पॉल एप्पलबी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन की पहचान करना है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है कि सिक्किम जो है 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बना। तो पहला विकल्प तो सही है। ऑप्शन सी है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371F अंतः स्थापित किया गया, ये भी सही है। तो सिक्किम के संदर्भ में ऑप्शन बी सही नहीं है कि वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी की संज्ञा या सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम मॉरिस जोन्स देते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संघ को सहकारी संघवाद का नाम देते हैं। केसी वियर अर्ध संघ की संज्ञा देते हैं और एलेक्जेंड्रोविच भारतीय संघ को एक सच्चा संघ कहा है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गीय यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा सहकारी संघवाद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 में। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसके कारण आर्टिकल 32 तथा आर्टिकल 226 के बीच के अंतर समाप्त हो गया है। वह है
PIL के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है आर्टिकल 19(1) के ए में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, नहीं, स्थगित किए जा सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा कि संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? वो होता है मतदाता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 के अनुसार जो भाग 4 में अंतर्निहित है, इसमें कहा गया है कि जो DPSP है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनको आरोही क्रम में क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आता है 2009 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 1986 का है। खाद्य सुरक्षा बिल्कुल नया 2013 में आया था। और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम था तो 1988 का, लेकिन इसमें संशोधन 2013 में हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए पहले होगा, सॉरी पहले आएगा बी, फिर डी, फिर ए और फिर सी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। BDAC। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के संविधान में किसी एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में परिभाषित और अपरिभाषित दोनों ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो ऐसा निर्धारित किया गया है। प्रश्न है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला है? भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं?
यानी कौन कौन से आर्टिकल के अंदर संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वो आर्टिकल है 249, 250, 252। आर्टिकल 254 के अंतर्गत ये प्रावधान नहीं है, तो सही कूट होगा ए बी सी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में यदि राष्ट्रीय हित निहित है तो उस स्थिति में विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 250 के अनुसार रिटेक आर्टिकल 249 में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में यदि राष्ट्रीय हित निहित हो तो उस स्थिति में जो है विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है। वैसे ही आर्टिकल 250 के अनुसार यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास निहित होती है। और आर्टिकल 252 में यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल सहमति प्रदान करे तो उस स्थिति में संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है, राष्ट्र की अखंडता का भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, न कि राजनीतिक समानता की। विकल्प ए सही उत्तर होगा कि राजनीतिक समानता भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। प्रश्न है, किस दल या समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी? तो आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग को मान्यता प्रदान की गई थी, कांग्रेस को भी की गई थी, द प्रिंसेस गिल्ड को भी की गई थी। सिखों को जो है कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं दी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी गलत सुमेलित युग्म की पहचान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, स्वराज दल 1923, भारतीय जनसंघ शायद 51 में आया था, और हिंदू महासभा 1925 में। 2 ऑप्शन गलत होंगे, देख लीजिएगा। ये प्रश्न ही डाउट में है। हिंदू महासभा 15 में और 25 में हुआ था, जनसंघ 51 का है। 2 विकल्प गलत सुमेलित हैं, चेक कर लीजिएगा इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी अपवहन के सिद्धांत से संबंधित हैं। महात्मा गांधी न्यासिता से संबंधित हैं। टैगोर अंतर्राष्ट्रीयता से और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन और आपातकाल लागू हुआ? तो वो विचार था समग्र क्रांति का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो सांस्कृतिक क्रांति के लिए माओ जाने जाते हैं। ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन बात है वो माओ की महत्वाकांक्षा की उपज है। कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ की महत्वाकांक्षा की उपज है। माओ के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है
जितनी की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करती है। यह जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता या मूल्यवान मूल्य का अनुभव कराती है। यह जनसाधारण को औद्योगिकरण के मूल्य का अनुभव कराती है। प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किसके? तो ये थे विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा होती है 3 प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा। अगला प्रश्न है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण। तो ये कथन है कौटिल्य का। कौटिल्य कहते हैं कि राजा की खुशी उसकी प्रजा में होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया कौन सा सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था? तो वो सत्याग्रह था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? तो ये कथन है माओ जोडांग का। माओ ने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है। नेक्स्ट, पीपुल्स वर्क की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है माओ को। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया है? तो मार्क्स राज्य और क्रांति का विचार जो है फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह कल्पना की थी कि राज्य अंततः मुरझा जाएगा या विघटित हो जाएगा? तो ये संकल्पना या कल्पना है कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है, क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये प्रसिद्ध कथन है कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है, किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की? तो डॉक्टर एम.एन. राय ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने चाहिए, वे किसके पक्ष में नहीं थे? तो उस गुण का पहचान करना है। तो राजा में या शासक में चतुराई होनी चाहिए, बेहिचक मर्जी होनी चाहिए, शासक को क्रूरता होनी चाहिए। मैकियावेली शासक में दया गुण का समर्थक नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी मिल को माना जाता है। जे.एस. मिल सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था। उसने इस बात पर बल दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक निश्चित बौद्धिक स्तर हो, किंतु उसमें लिंग का भेदभाव नहीं हो। मिल ने कहा, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो लिखना पढ़ना या साधारण गणित भी नहीं जानता हो।
अगला प्रश्न है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। तो राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले विचारक हैं आधुनिक विचारक मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होगी। तो ये कथन हॉब्स का है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है। एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर लॉक की पुस्तक है। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये भी लॉक की पुस्तक है। ऑन द रीजनेबलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी भी लॉक की पुस्तक है। द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस लॉक की पुस्तक नहीं है, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्न चिंतकों में किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। तो प्लेटो और अरस्तु को दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। विकल्प एक सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। तो वो हैं सेंट थॉमस एक्विनास। इन्हें मध्यकाल का अरस्तु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह पद्धति कौन सी थी। तो अरस्तु जो है टेलियोलॉजी यानी स्वदोष्य परक पद्धति का प्रयोग करते हैं राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन किसका है। तो अरस्तु और प्लेटो के संदर्भ में यह कथन सेबाइन का है। सेबाइन कहते हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा एक गुण विशिष्ट महत्व रखता है। तो वो गुण है विवेक। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा हिंदी में कर दिया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डीके की बात कर रहा है। तो ये पुस्तक लिखा गया था सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा 1965 में। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है। राजनीतिक अपक्षय का मूल कारण राजनीतिक संगठनों व क्रियाविधियों का संस्थाकरण न होना है। अगला प्रश्न है, नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। तो वो धारा है सांस्कृतिक नारीवाद मानती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। मूलतः नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। प्रश्न है, दी नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है। तो नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट कार्ल ड्वेज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है परंपरागत।
भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप परंपरागत है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसे भी एस.पी. ऑटिंगटन ने लिखा है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन अ चेंजिंग सोसाइटी। प्रश्न है, निम्न में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, संस्थागत हित समूह किया गया है वर्गीकरण, संघीय समूह ये भी है, गैर संघीय। गैब्रियल आमंड अपने समूहों की श्रेणी में अविवृत्तक हित समूह को नहीं रखते हैं। आमंड एवं पावेल ने दबाव समूहों की 3 कैटेगरी बताई है, संस्थागत दबाव समूह, साहचर्यात्मक दबाव समूह और सांप्रदायिक या गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह। अगला प्रश्न है, हैथॉन प्रयोग किसके नेतृत्व में किया गया। तो हैथॉन प्रयोग किया गया था एल्टन मेयो के नेतृत्व में। राज्य को पीछे ढकेलो की अवधारणा से क्या जुड़ा हुआ है। किस अवधारणा से जुड़ा है राज्य को पीछे ढकेलो की अवधारणा। राज्य को पीछे ढकेलो यह अवधारणा निजीकरण एवं उदारीकरण से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है। तो यह सूत्र है साम्यवादी व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। अगला प्रश्न है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। आपके ऑप्शंस हैं, कोई आर्थिक नियोजन न हो, गलत बात है। समाजवाद राज्य के नियोजन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह फेमस कथन कार्ल मार्क्स का है और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है डायसी का। डायसी व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि के शासन को अच्छा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन में आता है जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह नहीं आता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन के रूप में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर सदन माना जाता है। तो वो है ब्रिटेन का उच्च सदन, यानी लॉर्ड सभा को विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है, क्योंकि इसके पास जो है केवल विलंबनकारी शक्ति होती है, किसी भी विधेयक को लटका सकती है और कुछ नहीं होता है इसके पास शक्ति। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, टीडीपी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, डीएमके यानी कि द्रविड़
डीएमके संबंधित है तमिलनाडु से और बीजेडी है उड़ीसा का दल। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के यानी इकाइयों के पास रहती है कहाँ कहाँ? तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो वो है लॉर्ड सभा, जो दुनिया की सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन भी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? तो ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं करता है? तो वो हैं सीएफ स्ट्रॉन्ग संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह ऑप्शन देखते हैं, यह युद्ध और शांति काल दोनों में कुशल है, नहीं, यह कार्यकारिणी की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या फिर लोक विधि। संवैधानिक विधि को राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।